स्वाति एक बेहद ही खुले विचारों वाली लड़की है जिसे हमेशा से शॉपिंग की और अपने तरीके से जीने की आदत है। इन्हीं आदतों के साथ वो बड़ी होती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी राघव नाम के एक बेहद कंजूस किस्म के रिच परिवार में कर देते हैं। शादी के बाद स्वाति अपने ससुराल आ जाती है और गृह प्रवेश करवाते हुए उसकी सास केतकी उसे बोलती है, बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर गिरा और गृह प्रवेश कर। जी सासू। ऐसे ही सभी रस्में खत्म हो जाती है और स्वाति अपने पति राघव के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां राघव उसे बोलता है, स्वाति डार्लिंग, ये गिफ्ट ना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे राघव, ये तो रिंग लग रही है। तुम मेरे लिए रिंग लेकर आए हो। आई एम सो हैप्पी। मैं इसे खोल कर देखती हूँ। स्वाति राघव का दिया हुआ तोहफा खोल कर देखती है, जिसमें रिंग होती है, लेकिन वो बेहद ही पुराने जमाने की होती है। ये देखकर स्वाति के बड़े से अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो बोलती है, अरे ये क्या है? ये रिंग तो कितनी पुरानी है। किसी म्यूजियम से उठा लाए हो क्या? ना इसमें कोई स्टोन है, ना डायमंड है, और ये तो सोना भी नहीं लग रही है। अरे यही गिफ्ट लाए हो तुम मेरे लिए? शर्म नहीं आई तुम्हें जरा भी? बेबी, ये रिंग ना तुम्हारी सास के दादी की सास की है। ये पूर्वजों से चल रही है हमारे घर में, और अब तुम इस घर की बहू हो तो माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूँ, और मुझे सबसे अच्छा मौका हमारी सुहागरात का ही लगा। हाँ, तुम्हारी परदादी की रिंग पाकर तो मेरे अरमान मिट्टी में मिल गए। अगर वो भी आज इस दुनिया में होती ना, तो मैं उन्हें वापस ऊपर पहुंचा देती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ बेबी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलो लाइट्स ऑफ कर दो। राघव लाइट्स ऑफ करता है, जिसके बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह स्वाति जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास को चिल्लाते हुए बोलती है, बाजी, राघव, जल्दी आइए, नाश्ता रेडी हो गया है। राघव और केतकी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहां केतकी बोलती है, अरे वाह बहू, मेरे कहे बिना ही तूने सब कुछ बना लिया। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे माँ जी, आपके और राघव जी के लिए ही तो इतना कुछ बनाया है। छोले, पूरी, पुलाव, और हाँ माँ जी, मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सबसे पहले आपको ही टेस्ट करना है। अरे हाँ हाँ बहू, जल्दी से परोस खाना, तभी तो खाऊंगी। स्वाति अपनी सास और पति दोनों को खाना परोसती है और दोनों खाना खाकर स्वाति की खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद राघव ऑफिस चला जाता है और तभी केतकी बोलती है, बहू, ये ले तेरा नेक। अब ये क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 51 रुपए कौन देता है? मेरी सास इतनी कंजूस है? सच में बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए शगुन तेरा हक है। बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने लाख दे दिए हो मेरे हाथ में, या फिर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दिए हो। अरे इतनी सुबह सुबह उठकर मेहनत करके मैंने इतना कुछ बनाया, और मिला क्या मुझे? बस 51 रुपए। अरे इन 51 रुपए से तो भगवान को चढ़ाने का प्रसाद भी नहीं आएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और केतकी की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कभी वो सुबह की बनाई सब्जी रात तक चलाती, तो कभी आधा किलो दूध में 2 दिन तक चाय बनवाती। ये सब देखकर स्वाति को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करती। एक दिन उन तीनों को शादी में जाना होता है और राघव स्वाति के पास आकर बोलता है, बेबी, शाम को ना हमें एक शादी में जाना है, तो तुम रेडी हो जाना। अगर शादी में जाना है तो मुझे एक नई ड्रेस दिलाओ, सब पुराना हो गया है। अरे कोई बात नहीं, वही पहन लो। और कौन सा लोगों की नजरें हम पर होंगी, कुछ भी पहन लो, फालतू खर्चे करने में क्या रखा है। पति की बात सुनकर स्वाति को इस बार बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली रिया को कॉल करके उससे बोलती है, रिया सुनना यार, आज मुझे शादी में जाना है। तू मुझे अपना वो वाइन कलर का गाउन दे देगी क्या पहनने के लिए? अरे ले लियो, लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देख, तू बुरा मत मानना, पर मैंने सुना है कि तेरे पेरेंट्स ने तेरी शादी अच्छे घर में की है, फिर भी तू मुझसे गाउन मांग रही है, वो भी उधार। अरे ये लोग पैसे से अमीर हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है ना, तो ये बनियों से भी कंजूस बन जाते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां बातें करती हैं और थोड़ी ही देर में रिया उसके घर से अपने घर ड्रेस ले आती है और ड्रेस के साथ रिया अपनी सहेली को केतकी और राघव की कंजूसी दूर करने का सॉल्यूशन भी देती है।
फिर क्या था, अगले ही दिन स्वाति घर के पास वाले मार्केट में जाती है, जहाँ वो ड्रेस की शॉप पर जाकर बोलती है, भाई साहब वो मेहरून वाला गाउन दिखाइए। मैडम ये गाउन 7,000 का है। बस इतना सस्ता गाउन? अरे कुछ महंगा सा दिखाइए, और हाँ कुछ ब्रांडेड साड़ी भी दिखाना। इस तरह स्वाति के कहने पर दुकानदार उसे साड़ी दिखाता है, जिसके बाद वो बेधड़क कपड़े खरीदती है और पेमेंट की लिस्ट बहुत ज्यादा बन जाने पर स्वाति बोलती है, चलो भैया मैं चलती। लेकिन मैडम पैसे कौन देगा, हम उधार नहीं देते। ओ भाई साहब उधार नहीं ले जा रही, इसी एरिया के सबसे अमीर घर की बहू हूँ मैं। मेरे पति इसी रूट से गुजरते हैं, आपको पेमेंट कर देंगे। अरे सॉरी मैडम, उन्हें भला कौन नहीं जानता, आप जाइए, मैं उन्हीं से पेमेंट ले लूँगा। इस तरह अपनी ससुराल और पति के नाम पर स्वाति बिना पैसे दिए हुए ही सब कपड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो खुद से बोलती है, यार आज तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। आंटी से पैसे मांगूंगी तो वो 10 बहाने बना देंगी। समोसा तक खाने के पैसे नहीं देंगी वो, तो पिज्जा की तो बात ही दूर की है। एक काम करती हूँ, दिया का बताया हुआ प्लान एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर स्वाति अपने घर के बाहर चली जाती है और अपनी पड़ोसन सरला के घर जाकर बोलती है, नमस्ते सरला आंटी, कैसे हो आप? वो माँ जी ने कहा था कि आपसे 10,000 रुपए उधार लेने हैं, 1 हफ्ते में दे देंगी। अरे लाली, पर तेरी सास मुझसे पैसे क्यों उधार लेगी? वो तो खुद ही इतनी अमीर है, मुझको तो ये बात हजम नहीं हो रही। वो क्या है ना आंटी जी, माँ जी ना घर में कैश नहीं रखती। आप तो जानती है कि जमाना कितना खराब है, चोर आ जाते हैं ना घर में और उनके सारे पैसे बैंक में रखे हैं, और आज ही उनका एटीएम भी एक्सपायर हो गया। बस इस वजह से कैश नहीं है मेरे पास, और बैंक भी तो दूर है, मैं अकेले जा नहीं सकती, और माँ जी की तबीयत खराब है। जैसे ही नया एटीएम आ जाएगा वो आपके 10,000 रुपए वापस दे देंगी। अरे बल्कि 1 हफ्ते का ब्याज भी देंगी। अरे आंटी सोच क्या रही है, आपका ही फायदा है। बात तो सही कह रही है, ये मौका भी अच्छा है, पैसा बढ़कर मेरे पास ही आएगा। इस तरह सरला स्वाति की बातों में आकर उसे 10,000 रुपए उधार देती है, जिसे लेकर स्वाति पिज्जा खाने रेस्टोरेंट में जाती है और उधार के उन पैसों से वो बहुत एंजॉय करती है, और पिज्जा खाने के बाद वो बचे हुए पैसों से मेकअप की शॉपिंग करती है। ऐसे ही रोज रोज वो अपने मोहल्ले के हर घर से अपनी सास और पति के नाम पर पैसे उधार लेती है। ऐसे ही तकरीबन कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद शॉपकीपर केतकी की पड़ोसन सरला और बाकी लोग केतकी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां शॉपकीपर बोलता है, राघव सर, ये रही लिस्ट, ये सारा सामान भाभी जी लाई है। मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि आप शॉप पर आकर खुद पैसे दे जाएंगे। खैर अब मैं ही आ गया, पेमेंट कर दो। मेरी बीवी तुम्हारी शॉप पर क्यों जाएगी, और ये 1,20,000 की शॉपिंग क्यों करेगी? वो साल भर के कपड़े खरीद लिए क्या उसने? अरे राघव, तू इसे पैसे दे चाहे मत दे, लेकिन तेरी बीवी ने कुछ दिन पहले ही मुझसे 10,000 उधार लिए थे। केतकी ने मांगा था, वो दे दे। ओ सरला, पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तुझसे उधार लूंगी भला? मेरे पास क्या कमी है? जिसके बाद सारे उधार मांगने वाले उनके घर पर तमाशा बना देते हैं। तभी वहाँ स्वाति आकर बोलती है, अब सोच क्या रहे हैं आप दोनों? सबका उधार दीजिए, वरना कहीं और तमाशा न बन जाए आपका। आप मेरी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने उधार लेकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। देख ले बेटा, इसके कारण हमें इतना उधार तो चुकाना ही पड़ रहा है, उसके बाद भी इज्जत का फालूदा हो गया। माँ, सब कुछ आपके कारण हो रहा है। अगर आप कंजूस नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, और अगर हम स्वाति की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप दोनों आपस में लड़ना बंद करो और सबको उनके पैसे देकर यहाँ से भेजो। और हाँ, अगली बार मुझसे कंजूसी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। इस तरह स्वाति पैसों से अमीर और दिल से गरीब अपनी सास और पति को अपने उधार लेने की हरकत से सही रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद स्वाति को फिर कभी उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सौम्या और राजीव की शादी हुए 1 साल हो गया था, पर अभी भी सौम्या अपने बॉयफ्रेंड निखिल से प्यार करती थी। साथ ही अपने ससुराल वालों से छुप छुप कर उससे मिला भी करती थी। ऐसे ही एक दिन सौम्या अपने पति राजीव के साथ मूवी देखने जाती है।
जहाँ निखिल भी सौम्या के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। सौम्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर राजीव से कहती है, राजीव मैं अभी आती हूँ वॉशरूम होकर। ठीक है सौम्या। इतना कहकर सौम्या वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है और निखिल भी सौम्या के पीछे चला जाता है और हॉल से बाहर निकलते ही दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी सौम्या बोलती है, आखिर तुम आ ही गए निक्कू। आता कैसे नहीं जान, तुम कहो तो जहन्नुम में भी आ जाऊं मैं तुम्हारे लिए। सच में? हाल फिलहाल के लिए तो तुम मेरी बाहों में आ जाओ। क्यों नहीं जान। निक्कू सच में मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ ने उस दिन मुझे जहर खाने की धमकी ना दी होती तो आज हम दोनों पति पत्नी होते। कोई बात नहीं जान, मैं तो आज भी तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा हमेशा। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद दोनों वापस से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद सौम्या राजीव के साथ घर जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सौम्या की ननद प्रियल किसी से फोन पर बातें कर रही होती है। जाना, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता। तुम कब करोगे अपने घर वालों से बात और मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कमरे के बाहर खड़ी हुई सौम्या प्रियल की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है और कमरे में आकर कहती है, ननद जी थोड़ा प्यार मुझसे भी कर लो। सारा प्यार फोन वाले बाबू को ही दोगी क्या? हाँ, वो भाभी मैं वो। अरे घबरा क्यों रही हो आप? किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वैसे कौन है? नाम क्या है? फोटो तो दिखाओ। भाभी उसका नाम रॉकी है और उसकी फोटो 1 मिनट फोन में है, मैं दिखाती हूँ। प्रियल जैसे ही अपनी भाभी को रॉकी की फोटो दिखाने लगती है, तभी सौम्या की सास कमला उसे आवाज देती है, बहू जरा यहाँ आना। आई माँ जी, बस 1 मिनट, मैं बाद में देख लूंगी फोटो, अभी आप आराम से बातें कर लो। इतना कहकर सौम्या प्रियल के कमरे से निकलकर अपनी सास के पास जाकर कहती है, कहिए माँ जी क्या हुआ? अरे बहू होना क्या है, सर में दर्द हो रहा है, 1 कप जरा चाय बना दे और फिर मेरे बालों में तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर दियो। जी जी माँ जी, जैसा आप कहो। बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर सौम्या रसोई में जाती है और फटाफट से चाय बनाकर ले आती है। कमला के चाय पीने के बाद सौम्या उसके बालों में तेल लगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन दोनों ननद भाभी रसोई में काम कर रही होती है। तभी सौम्या कहती है, ननद जी कैसा चल रहा है सब? खुश हो ना? हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करता है। बहुत जल्द वो अपनी फैमिली वालों से हमारे लिए बात भी करने वाला है। फिर मैं भी सबको बता दूंगी। बस डर लग रहा है कि सब मानेंगे या नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं राजी कर लूंगी सबको। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे उस दिन मैं फोटो नहीं देख पाई थी, आज दिखा दो। अभी दिखाती हूँ। प्रियल साइड में रखा अपना फोन उठाकर जैसे ही फिर से सौम्या को रॉकी की फोटो दिखाने लगती है। तभी वहाँ राजीव आ जाता है और प्रियल जल्दी से फोन बंद कर देती है। तभी राजीव बोलता है, सौम्या मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी ढूंढ के दो अलमारी में। जी जी चलिए आती हूँ। लगता है कोई चाहता ही नहीं कि मैं नंदोई जी को देखूं। इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तभी राजीव उसे जोर से बाहों में भर लेता है और ये देखकर सौम्या कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप? हटिए, मैं आपकी शर्ट अलमारी में रख देती हूँ। अरे शर्ट तो एक बहाना था, मुझे तुम्हें अपने पास बुलाना था। ओह अब क्या करूँ? 4 बजने वाले हैं, मुझे तो निक्कू से मिलने जाना है। इनको किसी बहाने से खुद से दूर करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? वो कुछ नहीं, माँ जी ने मुझे एक जरूरी काम कहा था, मैं भूल गई। आती हूँ, हाँ गुस्सा मत होना, आई मैं। इतना कहकर सौम्या राजीव को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली जाती है और घर से निकलकर जल्दी से सीसीडी में जाती है, जहाँ निखिल उसका वेट कर रहा होता है। सौम्या हाफती हुई उसके पास पहुंचकर बोलती है, सॉरी निक्कू, मैं लेट हो गई। वो क्या है ना, घर पर बहुत सारा काम था, बस इसीलिए। कोई बात नहीं जान, इट्स ओके। मैं तो सारी उम्र हंसते हंसते तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तुम्हारी यही अदा ना मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? इस बात का जवाब तो मैं कभी नहीं दे सकता तुमको,
क्योंकि जिंदगी खत्म हो सकती है पर तुमसे प्यार करने की वजह नहीं। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर सौम्या घर आ जाती है। वक्त बीतता जाता है। दोनों ननद भाभी का अफेयर अपने जोरों शोरों पर चल रहा था, पर अभी तक सौम्या ने प्रियल के बॉयफ्रेंड की फोटो तक नहीं देखी थी। ऐसे ही एक दिन प्रियल अपनी भाभी के कमरे में जाती है तो देखती है कि सौम्या किसी से फोन पर बातें कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे आज तक नहीं चला। बस तुम यूं ही मेरा साथ देते रहना जैसे आज तक दिया है। प्रियल अपनी भाभी की बात सुनकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और सौम्या भी दबे पांव घर से निकल जाती है। प्रियल को दाल में कुछ काला नजर आता है और वो अपनी भाभी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगती है। सौम्या का पीछा करते करते वो एक पार्क में जा पहुंचती है जहां उसकी भाभी किसी लड़के के गले लग रही थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। तभी सौम्या कहती है, निक्कू, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे इन सब से दूर ले चलो, हम अपनी छोटी सी अलग दुनिया बना लेंगे। जरूर बना लेंगे जान, बस तुम यूं ही मेरे साथ रहो। निखिल इतना बोल ही रहा होता है कि तभी प्रियल वहाँ आती है और निखिल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सारी सच्चाई सौम्या को बताती है। सच जानने के बाद सौम्या के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो बोलती है, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। मैंने आज तक तुम्हारे लिए अपने घर वालों को धोखा दिया और यहाँ तुमने मेरी ही ननद को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा था। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे और मेरे भाभी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। प्रियल की बात सुनकर निखिल वहाँ से चला जाता है और दोनों ननद भाभी का अफेयर का वही एंड होता है, जिसके बाद दोनों वापस घर आती हैं और वक्त के साथ साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। अंजना देवी अपने दोनों बेटों कुणाल और रमन की शादी करके अब बिल्कुल फ्री थी, लेकिन फिर भी एक सुकून की कमी थी अंजना देवी की जिंदगी में, क्योंकि उनकी बड़ी बहू कनिका को कम सुनाई देता था, जिसके चलते छोटी बहू दिव्या अपनी जेठानी की शिकायतें कर करके अपनी सास को भी बहरा करने में लगी रहती थी। एक शाम दिव्या रसोई में चाय बनाकर अपनी जेठानी कनिका को देते हुए बोलती है, जेठानी जी, ये चाय माँ जी को दे आओ, ठंडी हो जाएगी तो उनको मजा नहीं आएगा। ये देवरानी जी माँ जी को हाय क्यों देने को बोल रही है? क्या करूँ? मुझे क्या है, दे आती हूँ, आगे माँ जी जाने। कनिका बाहर बैठी अपनी सास अंजना के पास जाती है और उनको चिल्लाते हुए बोलती है, माँ जी, देवरानी जी की हाय ले लो, उन्होंने आपको देने को कहा है, और हाँ, डंडी से आपको मजा आएगा ये भी बोला है। वैसे मुझे समझ नहीं आया इसका मतलब, फिर भी जो उन्होंने बोला वो मैंने आपको बोल दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी बहू मुझे हाय दे रही है और तो और इस बैल बुद्धि के आगे कैसी अश्लील बातें बोल रही है मेरे बारे में। बुला तो जरा इसको। क्या माँ जी, सुला दूं? किसको? हे भगवान, ये कम सुनने वाली बहू के चलते किसी दिन मैं बहरी ना हो जाऊं। दिव्या बहू, बाहर आई हो जरा। दिव्या अंजना की आवाज सुनकर बाहर जाने लगती है। तभी वो रसोई में चाय का कप वहीं पड़ा देखकर बोलती है, ये देखो, जेठानी जी को बोला था चाय ले जाओ, यहीं छोड़ गई, इसलिए तो चिल्ला रही है माँ जी, मुझे ही लेकर जानी पड़ेगी। दिव्या हाथों में चाय का कप लेकर बाहर आती है और अपनी सास को चाय देते हुए बोलती है, माँ जी, ये लीजिए चाय। आप इसलिए चिल्ला रही थी ना? वैसे मैंने दीदी को कहा था चाय ले जाओ, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। चाय नहीं सुना इसने, बाकी सब सुन कर आई है। मुझे आकर कहती है कि तूने मुझे हाय दी है। हे भगवान, माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पहले मुझे लगा बोला होगा, लेकिन फिर मैं समझ गई कि तेरी इस जेठानी के कानपुर में हड़ताल है, इसी ने गलत सुना होगा। अच्छा ये सब छोड़, सामने पड़ोसन की बेटी की शादी है, तो मैंने सोचा एक सूट दे देते हैं। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं जेठानी जी को पैसे दे देती हूँ ताकि वो सूट ले आए। दिव्या अलमारी से पैसे निकालकर कनिका को देती हुए बोलती है, दीदी,
इन पैसों से अच्छा सा सूट ले आओ और नाम लिखकर पड़ोसन के घर दे आना। समझ आ गया ना? हाँ हाँ, अब चिल्लाकर मेरे कान मत फाड़ो। हाँ, वैसे ही मुझे कम सुनाई देता है। हाँ, और बूट लाने हैं, कोई सूट नहीं जो इतना समझा रही हैं। कनिका मार्केट में जाकर बूट ले आती है और शाम को जब अंजना अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसको शगुन का गिफ्ट देती है तो पड़ोसन उनके सामने ही उस गिफ्ट को खोल कर देखती है और उसमें बूट देखकर पड़ोसन मुंह बनाने लगती है। तभी अंजना गिफ्ट में सूट की जगह बूट देखकर बोलती है, ये बूट थे इसमें। बहू, मैंने तुझे सूट लाने को बोला था और तू बूट ले आई। सॉरी माँ जी, मैंने ये काम दीदी को दिया था और उसने गुड़ गोबर कर दिया। मैं तो तुम दोनों से परेशान हूँ, बेइज्जती करवा दी। घर चलो तुम। पड़ोसन के घर से वापस आकर अंजना अपनी दोनों बहुओं की अच्छे से क्लास लेती है और दिव्या अपनी कम सुनने वाली जेठानी की वजह से डांट सुनकर गुस्से से भनकती हुई कमरे में जाती है और वहाँ पिल्लों को फेंकते हुए गुस्से में बोलती है, हर बार जेठानी जी की वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है। अब तक सही बोलती आई थी तब वो गलत सुनती थी, अब गलत बोलूंगी तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगी। अपनी जेठानी से बदला लेने के लिए अगली सुबह रसोई में दिव्या कनिका को बुलाकर बोलती है, जेठानी जी, ये लीजिए गरम गरम पराठा और जाकर सासू माँ के मुँह पर माराओ। क्या कहा? सच में देवरानी जी, यही करना है ना? हाँ हाँ, जैसा बोला है वैसा करो। कनिका बाहर जाती है और अपने पति कुणाल और देवर रमन के सामने अपने दोनों हाथों को रगड़कर गर्म करते हुए एक जोरदार चाटा अपनी सास के गाल पर मारकर बोलती है, हो गया देवरानी जी का दिया काम। भाभी ये क्या किया आपने? माँ को थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को थप्पड़ मारने की? कानों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या कनिका? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं। लग नहीं रहा, हम सच में चिल्ला ही रहे हैं। बताओ, माँ को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, माँ को क्यों मारा? वो देवरानी जी ने कहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मेरी कम सुनने की आदत की वजह से माँ जी ने कहा है कि जैसा देवरानी जी कहे वैसा ही करना, इसलिए मैंने वैसा ही किया। ये सब सुनकर रमन गुस्से में दिव्या को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है और उससे गुस्से में बोलता है, दिव्या, तुमने भाभी को माँ को थप्पड़ मारने को कहा? हाय राम, पागल है क्या आप? मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? मैंने तो दीदी को बोला था जाकर गरम गरम पराठा माँ जी को दे आओ। देखा, मैंने कहा था ना, देवरानी जी ने ही बोला था ऐसा करने को। कनिका की बात सुनकर अंजना समझ जाती है कि उसको ही सुनने में गलती हुई होगी, इसीलिए वो अपने बेटे रमन से बोलती है, बेटा रमन, दिव्या बहू ऐसा नहीं बोल सकती। कनिका बहू को ही सुनने में परेशानी हो गई होगी। दिव्या अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है और वहाँ जाकर जोर जोर से हंसती है, ये देखकर कि उसने अपने मन की करी और अपनी जेठानी से करवा भी ली और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन आज की घटना के बाद कनिका का पति उसके कम सुनने की वजह से हुई प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसीलिए शाम को उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसके कानों की मशीन ले आता है। घर में ये बात सबको पता होती है कि कनिका के पास अब कानों की मशीन है, सिवाय दिव्या के, जो अब भी यही समझती है कि कनिका को कम सुनाई देता है। इसीलिए अगले दिन वो एक नए प्लान के साथ अपनी जेठानी को पास बुलाकर बोलती है, जेठानी जी, घर के सब लोग कहाँ हैं? सब लोग? वो तो छत पर हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। माँ जी भी, कुणाल जी भी और देवर जी भी। अच्छा, तो एक काम करिए, जाइए माँ जी को छत से धक्का दे दीजिए। क्या? पर क्यों देवरानी जी? जितना बोला है उतना करिए, जाइए माँ जी को छत से धक्का दे दीजिए। ये आप क्या बोल रही हैं? हे भगवान, ये जेठानी जी के चक्कर में तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। अरे बोला तो, माँ जी को धक्का दे आइए। दिव्या इस बात से अनजान थी कि कनिका को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है और कनिका भी छत पर जाकर अपनी सास को धक्का देने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो बोलती है, माँ जी को बता दूं क्या देवरानी जी ने क्या कहा है? कहीं उनसे बोलने में गलती तो नहीं हुई? वैसे मैंने 2-3 बार पूछा उनसे। क्या हुआ बहू, अकेली क्या बड़बड़ा रही है? ज्यादा सुनाई देने लग गया क्या अब?
वो माँ जी, देवरानी जी ने एक काम दिया है मुझे, वो ये कि आपको छत से धक्का दे दूं। ये सुनकर रमन और कुणाल भी पतंग छोड़कर कनिका के पास आकर बोलती है। मशीन नहीं लगाई क्या तुमने? उसने कुछ और बोला होगा। नहीं जी, यही बोला दिव्या ने, मैंने 3-4 बार कंफर्म किया। बहू ऐसा क्यों कहेगी? अच्छा जा, एक बार फिर पूछ, क्या बोला था उसने? हम छुप के सुनते हैं। कनिका वापस से दिव्या के पास जाकर उसे बोलती है। देवरानी जी, आपने क्या काम बोला था? मैं भूल गई, एक बार दोबारा बोलना। हे भगवान, मन करता है आपके कानों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। किसी काम के नहीं है ये। मैंने बोला था जाओ माँ जी को छत से धक्का दे दो। अब सुनाई दिया या नहीं? धक्का दे दूं माँ जी को? क्यों? अरे वाह, आपको सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? दिव्या के इतना बोलने पर अंजना और दोनों भाई उसके सामने आते हैं और अंजना दिव्या के पास आकर बोलती है। क्योंकि उसके कान की मशीन आ गई है और वो सब साफ साफ सुन सकती है। तो बहू, इससे पहले कि मैं तुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं, ये बता कि तूने जानबूझकर कनिका को धक्का मारने की बात कही। देख, झूठ मत बोलियो, हम सब ने सुना है। वो मामा जी, बोलती हो या तुमको धक्का दूं छत से? वो पड़ोसन के घर से सूट की जगह बूट वाली गलती जेठानी जी ने ही की थी, लेकिन सासू माँ ने मुझे भी डांटा था, जबकि मैंने तो उनको सूट लाने को बोला था। फिर भी मुझे डांट पड़ी, तो मैंने सोच लिया अब उल्टा बोलकर इनको ही डांट पड़वाऊंगी। मतलब उस दिन थप्पड़ भी कनिका ने तेरे कहने पर मारा था? वो माँ जी, मैंने तो इनको कहा था कि गरम गरम पराठा आपके मुंह पर मारा है, लेकिन इनको चाटा सुनाई दिया। ये सुनकर रमन गुस्से में उस पर हाथ उठाते हुए दिव्या से बोलता है। मन तो कर रहा है तुमको एक खींच के चांटा मारूं। रुक जाओ रमन। तो दिव्या बहू, मिल गई कलेजे को ठंडक या धक्का मरवाऊं खुद को? माफ कर दो माँ जी, वो मैंने बचपने में ऐसा कर दिया, थोड़ा सा दिमाग घूम गया था मेरा। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं माँ, इसको माफ मत करो, घर से निकाल दो। नहीं बहू, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, पर अब से तुझे अगले 1 महीने तक कनिका की हर बात माननी पड़ेगी। उसका कहा सारा काम करना होगा, वो जैसा बोले वैसा। बेचारी दिव्या को अपनी सास का कहा मानना पड़ता है और जेठानी से बदला लेना अंत में उसी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।